India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. बहुराष्ट्र दवा कंपनियों द्वारा भारत में गरीब लोगों को क्लिनिकल ड्रग ट्रायल के लिए गिनी पिग के रूप में चुनने का मुद्दा उठाने वाली जनहित याचिका में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सूचित सुप्रीम कोर्ट को किया है कि केंद्र ने कहा है कि ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 कई याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को काफी हद तक संबोधित करते हैं और मामला निरर्थक हो गया। यह मामला जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ के समक्ष था, जिसने याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट संजय पारिक द्वारा 2019 नियमों की अधिसूचना के माध्यम से घटनाक्रम के संबंध में प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए समय का अनुरोध किया। इस के मद्देनजर मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया और सुनवाई की शुरुआत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे ने प्रस्तुत किया कि जनहित याचिका 2012 में बहुत एएसजी ने आगे कहा कि 2019 के नियमों पर सार्वजनिक आपत्तियां विधिवत आमंत्रित की गई, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुझाव दिए कि उन्हें ध्यान में रखा गया। उन्होंने बताया कि 2019 के नियमों में 2024 में संशोधन भी किया गया। दूसरी ओर पारिक ने तर्क दिया कि 2019 के नियमों के बावजूद कई मुद्दे बचे हुए हैं, जिसमें जांचकर्ताओं से संबंधित मुद्दे, मृत्यु या चोट के मामले में मुआवजा, ट्रायल के लिए गरीब व्यक्तियों को विषय के रूप में चुनना आदि शामिल है। यह आरोप लगाया गया कि गंभीर चोट के 40,000 से ज्यादा मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया गया। भोपाल के त्रासदी पीड़ितों के 5 संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हुए सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी भी मामले में पेश हुई हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के पीड़ितों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए क्लिनिकल ट्रायल के संबंध में प्रस्तुतियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कई मौतें हुई हैं और कोई जांच नहीं हुई है। जवाब में जस्टिस रॉय ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि हमारे पास आएगा और जवाब हमारे पास आएगा, न कि टुकड़ों में मामलों को बहस के लिए रखा जाएगा। इस बिंदु पर पारिक जो भोपाल त्रासदी के पीड़ितों के 2 संगठनों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वे भोपाल त्रासदी के पीड़ितों के साथ ही आंध्र प्रदेश में HPV वैक्सीन ट्रायल के संबंध में प्रस्तुतियां देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा समूह के मुंबई में वर्सोवा भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित संयुक्त उद्यम समझौते की जांच करने और न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। परियोजना के लिए प्रस्तावित डेवलपर को 15 दिन के भीतर न्यायालय में 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का भी आदेश दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ अवमानना याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई कर रही थी, जो कि न्यायालय के 2012 के आदेश का उल्लंघन कर रही थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 2 कंपनियों को 2008 से 2011 के बीच उनके डिबेंचर के अंदर निवेश करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे निवेशकों को 15% ब्याज के साथ ही 25,000 करोड़ रुपए वापस करने का आदेश दिया। जमा राशि सेबी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया। जब निर्देशित राशि बकाया रही तो सहारा के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई। न्यायालय ने 5 सितंबर 2024 को सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर एक अलग एस्क्रो अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया और नकदी की कमी से जूझ रही कंपनियों को अपने ऋणदाताओं को भुगतान किए जाने वाले 10,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने के लिए मुंबई के वर्सोवा में कंपनी अपनी संपत्तियों के विकास के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने की अनुमति दी। पीठ ने यह भी आदेश दिया है कि विकास परियोजनाओं न्यायालय द्वारा संयुक्त उद्यम समझौते की मंजूरी के बाद ही क्रियान्वित की जाएगी। अगर 15 दिनों के भीतर समझौता दायर नहीं किया जाता तो वर्सोवा की संपत्ति को जैसा है जहां है के आधार पर बेचने के आदेश दिए जाएंगे।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि सहारा और ओबराय रियल्टी के बीच संयुक्त उद्यम समझौतों को सेबी और एमिकस क्यूरी को सौंप दिया जाए, जो प्रस्ताव की आगे जांच करेंगे। इसके बाद सेबी का जवाब न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में दाखिल किया जा सकता है। प्रस्तावक सेबी की ओर से उपस्थित वकील और सीनियर वकील नाफड़े को प्रस्ताव सौंपेंगे, जो कि इस न्यायालय में एमिकस क्यूरी के रूप में उपस्थित रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ के जियामऊ में विवादित स्थल को लेकर सुनवाई की है। अदालत ने विवादित स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास इकाइयों के निर्माण पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस जमीन के स्वामित्व पर गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटों द्वारा दावा किया जाता है। साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी सहित उनके बेटों के बंगलों को बुलडोजर से गिरा दिया था। सरकार की योजना पीएम आवास योजना के तहत इस जमीन पर फ्लैट बनाने की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि जमीन के कब्जे से संबंधित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष बार बार सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट पर चिंता व्यक्त भी की। उन्होंने टिप्पणी की, कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां पर ये नहीं पता होता कि क्या होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट उनमें से एक है जो चिंताजनक है। ये टिप्पणी हाईकोर्ट में अंसारी की याचिका पर बार बार लिस्टिंग के बावजूद सुनवाई न होने और अंतरिम राहत न मिलने के संदर्भ में की गई है। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के लिए स्थगन स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है और निर्देश दिया कि मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट की उचित पीठ के सामने जल्द ही सूचीबद्ध किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में घरेलू हिंसा के मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी करने की आलोचना की है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने एक ऐसे मामले पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की जिसमें एक मजिस्ट्रेट अदालत ने घरेलू हिंसा के एक मामले में पक्षकारों में से एक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। न्यायमूर्ति मेहता ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई में दंडात्मक परिणाम नहीं आते हैं जब तक कि किसी पक्ष ने सुरक्षा आदेश का उल्लंघन न किया हुआ। अदालत ने 3 जनवरी के अपने आदेश में कहा है कि अदालत ये मानने के लिए बाध्य है कि डीवी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर आवेदनों में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। डीवी अधिनियम के तहत कार्रवाई अर्ध आपराधिक कार्रवाई है और ऐसे में जिसको कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होता है सिवाय कि सुरक्षा आदेश का उल्लंघन या भंग हो। इसीलिए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का निर्देश देना पूरी तरह से अनुचित था। यह आदेश एक महिला द्वारा दायर की गई याचिका पर पारित किया गया था जिसमें उसने अपनी सास द्वारा दायर घरेलू हिंसा के मामले को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से लुधियाना के मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। याचिकाकर्ता महिला ने कहा कि उसका एक दिव्यांग नाबालिग बेटा है और वह बेरोजगार है तथा जीवन यापन के लिए पूरी तरह से पिता पर निर्भर है। उसने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालत ने उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसे मामले में वारंट जारी करना अनुचित है। उसने ये भी कहा कि महिला के प्रति दायर तलाक के मामले की कार्रवाई पहले ही लुधियाना की एक पारिवारिक अदालत में स्थानांतरित की जा चुकी है, इसीलिए उसने याचिका को स्वीकार कर लिया था तथा आदेश में दिया कि मामले को लुधियाना की मजिस्ट्रेट अदालत में स्थानांतरित किया जाए। उसने ये भी कहा कि पक्षकारों को लुधियाना कोर्ट में उपलब्ध किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुरक्षा का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपी और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ 16 जनवरी तक आरोप तय न करें, लेकिन साथ ही ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने से पहले दलीलें सुनने की अनुमति है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने रेवन्ना द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। रेवन्ना ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 207 के तहत दायर उनके आवेदन को खारिज करने वाले ट्रायल कोर्ट के 1 दिसंबर 2024 के आदेश पर सवाल उठाया है।
बता दें आपको कि अभियोजन पक्ष ने उन पर आईपीसी की धाराएं और आईटी एक्ट की धारा 66E के तहत आरोप लगाए हैं। इस आवेदन के माध्यम से रेवन्ना ने अभियोजन पक्ष द्वारा अपने ड्राइवर के फोन से एकत्र किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने की मांग की थी, जिसने कथित तौर पर प्रज्वल के फोन से इसे कॉपी किया था। ये तर्क दिया गया कि फोन पर वे छवियां आवश्यक हैं और उन छवियों के फोन तक पहुंचने का मार्ग भी आवश्यक हो गया है। अतिरिक्त विशेष लोक अभियोजक BN जगदीश ने प्रस्तुत किया कि रेवन्ना को पेन ड्राइव की और DVD दी गई। उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब वे फोन में पाए गए पूरे वीडियोग्राफ की मांग कर रहे हैं। रेवन्ना के वकील ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न अपराधों में सभी जांच अधिकारियों ने फॉरेंसिक के लिए एक ही फोन भेजा है, लेकिन रेवन्ना को केवल बाद की रिपोर्ट प्रदान की गई है, सभी रिपोर्ट नहीं। इसके बाद अदालत ने कहा है कि मामले को 16 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें और अब बाधा यह है कि याचिका तब दायर की गई जब संबंधित अदालत आरोप तय करने से पहले की सुनवाई के उद्देश्य से मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन संबंधित अदालत द्वारा अगली सुनवाई की तारीख तक आरोप तय करने का कार्य नहीं किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू को एक समाचार पत्रकार पर हमला करने के आरोप से जुड़े हुए मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति सुधांशु दुलिया और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने बाबू की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। अदालत ने आदेश दिया कि अगली तारीख तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे, जवाब दाखिल करे, 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। अभिनेता के खिलाफ शिकायत के अनुसार TV9 की पत्रकार पीड़िता अभिनेता के बेटे मंचू मनोज के अनुरोध पर बाबू के घर गई थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो आरोप है कि दिग्गज अभिनेता ने पत्रकार का माइक पकड़कर उससे मारपीट की। पूछताछ के दौरान वरिष्ठ अभिनेता पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकार का माइक पकड़कर उससे मारपीट की। पिछले महीने उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि अभिनेता के खिलाफ गंभीर आरोप है और वे शिकायतकर्ता से मामला वापस लेने के लिए कहकर जांच के अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद बाबू ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। बाबू का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि ये ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए अभिनेता को हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता हो। अभिनेता ने रिपोर्टर को मामला वापस लेने की भी धमकी देने से इनकार किया है और जमानत याचिका का विरोध करते हुए पत्रकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उसे लगी चोट का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे जबड़े में फ्रैक्चर था, मैंने पाइप के जरिए खाना खाया। वे 76 साल के हैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर जो कि 35 साल का हूं और हमला किया। रोहतगी ने कहा कि चोटों पर कोई विवाद नहीं है और अभिनेता पत्रकार से माफी मांगने और उसे मुआवजा देने के लिए तैयार है। अभिनेता को अंतरिम राहत देते हुए अदालत ने पत्रकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से ये भी पूछा कि क्या वह मुआवजा चाहता है। रोहतगी ने कहा कि मैं अपने विपक्षी वकील से बात करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। इसके बाद राहत मिल गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कंपनी के अवैध कार्यों के लिए निदेशकों या अधिकारियों को परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि ये साबित न हो जाए कि अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आचरण में शामिल है। साथ में ये भी साबित होना चाहिए कि उन्हें सीधे कंपनी की देनदारी से जोड़ रहा है और ऐसी देनदारी एक विशिष्ट वैधानिक प्रावधान द्वारा समर्थित है। इस संबंध में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि कंपनियों के संबंध में प्रतिवर्ती जो दायित्व है या विकेरस लायबिलिटी क्या है। एक डायरेक्टर या कंपनी ऑफिशियल तभी वाइकेरियसली लायबल हो सकते हैं जब उनके खुद का मिसकंडक्ट डायरेक्टली ऑफेंस से लिंक्ड हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि वाइकेरियस लायबिलिटी सिर्फ तब अराइज होती है जब स्टैट्यूट में एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया गया हो और क्लियर और सब्सटैंशियस क्लेम हो उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बारे में। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज के रॉन्गफुल एक्ट के लिए तभी लायबल हो सकती है, लेकिन डायरेक्टर्स की लायबिलिटी ऑटोमेटिक नहीं होती। ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, स्पेशली डायरेक्टर की पर्सनल एक्शंस और कंपनी की रॉन्ग डूइंग के साथ उनका कनेक्शन।
अगर कंपनी लायबल है और डायरेक्टर के एक्शन उस लायबिलिटी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी उन्हें वाइकेरियसली लायबल माना जा सकता है। सिर्फ एक एक्ट ऑथराइज करना या कंपनी के एक्टिविटीज पे सुपरवाइजरी रोल होना लायबिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए काफी नहीं है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स, फॉलो इंडिया लीगल। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.